4 है पेज। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो है एंडो हमने स्टार्ट की थी और कल हमने फिजियो के बारे में बात की थी और आज हमने थोड़ी सी पैथोलॉजीज को देखना है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का रोल कल हमने देखा था कि मिल्क लेट डाउन के अंदर इसका रोल होता है। तो जो चाइल्ड का सक्लिंग रिफ्लेक्स होता है उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। फिर हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द लैक्टेशन। तो इसमें 3 हार्मोन्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो लैक्टेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन एंड कॉर्टिसोल। फिर उसके बाद आता है सूटेबल ड्रग फॉर प्रेग्नेंट वुमेन विद इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो यही जो ऑक्सीटोसिन है इसके 2 फंक्शंस हैं। एक तो इसने मिल्क लेट डाउन करना है, मिल्क के रिलीज के अंदर इन्वॉल्व है, दूसरा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर है। फिर विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरो हाइपोफिजियल हार्मोन। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, इनके जो हार्मोन्स होते हैं ये न्यूरो हाइपोफिजियल होते हैं, इनके जो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शन होते हैं। तो उनके अंदर 2 होते हैं हार्मोन्स, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है एडीएच। फिर ऑक्सीटोसिन is released during labor when there is stretch on the cervix and cause dilation. The uterus is more sensitive to which hormone during last trimester? तो ये आप लोगों ने बताना है कि ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर चूंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है हमारा ऑक्सीटोसिन, तो ये जो है हमारा मोर सेंसिटिव होता है। और इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, यानी ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर जो यूट्रस होता है उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है टू ऑक्सीटोसिन। तो इसका क्या मैकेनिज्म होता है एक्चुअली, ये भी एक एमसीक्यू आता होता है। फिर हमारे पास आता है विमेन विद 5 ईयर ओल्ड बेबी नाउ कंप्लेन्स ऑफ इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन विद डिक्रीज फ्लो एंड इंटरमिटेंट ब्रेस्ट सेक्रीशंस। तो इसके अंदर किसका रोल होता है, इंटरमिटेंट ब्रेस्ट सेक्रीशंस के अंदर। तो ये जो है ना प्रोलैक्टिन जो होता है हार्मोन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर यही जो हार्मोन होता है कि ये इन्वॉल्व होता है पोस्ट पार्टम और लैक्टेशनल पीरियड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। तो प्रोलैक्टिन को आपने याद रखना है प्रोलैक्टेशन से, और दूसरा प्रोडक्शन से इसको याद रखना है। तो इसकी जो ड्यूरिंग लैक्टेशन होती है हमारे पास, लैक्टेशन इन प्रेगनेंसी वो इनहिबिटेड होती है बाय एस्ट्रोजन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि जो हमारा ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी लैक्टेशन को इनहिबिट कर रहा होता है। फिर हमारे प्रोलैक्टिनोमास, कल हमने बड़ी डिस्कशन की थी इसके ऊपर, प्रोलैक्टिनोमास के ऊपर। तो ये जो प्रोलैक्टिनोमास होते हैं ये क्या करते हैं कि ये क्यों होते हैं, जब हमारे पास डोपामिन का जो रिलीज होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस वो स्टॉप हो जाता होता है, क्योंकि डोपामिन का इनहिबिटरी इफेक्ट है प्रोलैक्टिन के ऊपर। तो अगर हमारा हाइपोथैलेमस से डोपामिन ही नहीं आ रहा तो वो एक कॉज हो सकता है प्रोलैक्टिनोमा डेवलप होने का। फिर हमारे पास आता है एमेनोरिया ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो ये लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में हम लोगों ने बहुत बात की थी कि इसके अंदर प्रोलैक्टिन इन्वॉल्व होता है और ये जीएनआरएच की इनहिबिशन करवा रहा होता है। ब्रेस्ट के अंदर अबाउट 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन हमारी जो मायोमेट्रियल एक्टिविटी होती है वो इनहेंस हो जाती है ऑक्सीटोसिन की वजह से। जैसे आप लोगों ने सारों ने कमेंट में बताया हुआ कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को ये हमारा ऑक्सीटोसिन इंक्रीज करवा रहा होता है। और इसका जो रिस्पॉन्स है ये बड़ा अच्छा किसी ने बताया हुआ है कि इसके अंदर रिसेप्टर्स इंक्रीज करते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है यूट्रस वो मोर रिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीटोसिन हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाते होते हैं। फिर ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर एंडोमेट्रियम इज मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन, सेम है। अच्छा, ये बहुत कंफ्यूजन आती है, इसको अभी क्लियर कर लें कि ये जो हमारे पास बीटा एचसीजी के लेवल होते हैं ये कौन सा होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है। और इसके 2 लेवल्स होते हैं, एक हम लोग यूरिन में करवाते होते हैं इसका लेवल, और एक होता है ब्लड के अंदर इसका लेवल होता है। तो सबसे पहले जो प्रेगनेंसी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट क्या उसको कहते हैं स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मेथड है वो हमारे पास क्या है, ये जो सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट होता है या सीरम बीटा एचसीजी के लेवल्स होते हैं। और वो अर्लियर लेवल पे डिटेक्ट करते होते हैं प्रेगनेंसी को, बीटा एचसीजी के लेवल को। उसके बाद हमारी आती है यूरिन डिपस्टिक। यूरिन डिपस्टिक जो होती है वो हमारे पास जो होती है
एक बाद वाला मेथड होता है जो कि 10 to 14 डेज पे आपके पास जो है ना वो प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है। तो ये डिफरेंट तरीके से एमसीक्यू आ रहा होता है कि अगर ब्लड के अंदर बीटा एचसीजी के लेवल कब राइज हो जाते हैं, इसमें आप 8 to 10 डेज कंसीडर कर सकते हैं, और जो यूरिन वाला है उसमें 10 to 14 डेज। यहाँ फिर पूछा हुआ होता है कि जो फर्स्ट वीक होता है उसमें कौन डिटेक्ट, कहाँ पे डिटेक्ट होते हैं बीटा एचसीजी के लेवल, तो वो ब्लड में होते हैं। सेकेंड जो वीक होता है या 2 वीक्स के बाद हमारे बीटा एचसीजी के लेवल कहाँ पे डिटेक्ट होते हैं, तो वो यूरिन के अंदर होते हैं। पहले ब्लड के अंदर होते हैं, ब्लड मोर सेंसिटिव होता है, फिर उसके बाद यूरिन में होते हैं। तो 8 to 10 डेज और 10 to 14 डेज याद रखना है, या फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के हिसाब से याद रखना है कि बीटा एचसीजी के लेवल इस टाइम पे डिटेक्ट होंगे। फिर इन लास्ट ट्राइमेस्टर यूट्रस इज मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन। सेम एमसीक्यू रिपीटेड है और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड होता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी लोब सर्जरी डन, ठीक है। ये एक बहुत चीज है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हमारे पास मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो लॉस हो जाती होती है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब सर्जरी के अंदर। फिर आता है बिफोर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन से पहले हमारा जो पूरा एक ओवेरियन साइकिल होता है उसके अंदर क्या होता है कि ओव्यूलेशन से पहले एक फॉलिक्यूलर फेज होता है और उसके अंदर वो अंडर द एक्शन ऑफ एफएसएच होता है। फिर उसके बाद एक ओव्यूलेटरी और ल्यूटियल फेज होता है, तो वो होता है। चैप्टर 9 है हमारे पास, एंडोक्रिनोलॉजी है, रफीउल्लाह हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 154 है, 13 एडिशन है और पॉइंट नंबर 209 है। ठीक है जी। तो मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स के अंदर इसका रोल होता है अंडर द एक्शन ऑफ एफएसएच, और एल8 जो होता है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन होता है। और ये भी आप लोगों को पता है कि ओव्यूलेशन कौन से डे ऑफ द साइकिल पे होती है, तो वो भी आप लोगों ने बता देना है कि फिक्स्ड कौन सा डे ऑफ द साइकिल है। फिर उसके बाद ये जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है ना, इसके अंदर आपने दोनों चीजों को याद रखना है, एस्ट्रोजन को भी और प्रोजेस्टेरॉन को भी। दोनों के रोल्स हैं लेकिन दोनों के सेपरेट सेपरेट रोल्स हैं। एस्ट्रोजन क्या है? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है। इसके ऊपर किसका इफेक्ट होता है? एफएसएच और एलएच का इफेक्ट होता है। तो इसके अंदर ये होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक्स दोनों होते हैं। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें ब्रेस्ट बड बनता है, ब्रेस्ट के अंदर फैट्स की डेपोजिशन होती है, और जो फीमेल की एक अडल्ट सेकेंडरी सेक्सुअल अपीयरेंस होती है वो एस्ट्रोजन की वजह से होती है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये जो है इसका लोब्यूल्स की डेवलपमेंट के अंदर रोल होता है। ये जो डिफरेंट हमारी होती हैं आगे से इसके जो ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में इसका रोल होता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के अंदर। ये आप लोगों ने मल्टीपल टाइम सुना हुआ होगा कि ये एंडोमेट्रियल थिकनेस को मेंटेन कर रहा होता है। भाई अमेजिंग, मैं ना रह नहीं सकती जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है। डॉक्टर सबीहा, डॉक्टर बख्तावर, डॉक्टर मासूमा और डीप डाइव विद हर, एक्सेलेंट, अमेजिंग। आप लोग अपने नाम से आया करें, मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। वेल डन। जो आप लोग साथ साथ वो कर रहे होते हैं ना, पॉइंट्स ऐड ऑन कर रहे होते हैं, इट लिटरली इट हेल्प्स मी अ लॉट। 14th डे ऑफ द साइकिल के ऊपर हमारी जो है ओव्यूलेशन होती है और वो अंडर द एक्शन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होती है। कल हमने पढ़ा था कि मेल के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का क्या रोल होता है, ये आप लोगों ने बताना है। किन सेल्स पे एक्ट करेगा एलएच और क्या करवाता है मेल्स के अंदर। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस, एंडोमेट्रियल थिकनेस की मेंटेनेंस, प्रोलिफरेशन, उसके अंदर इसका रोल होता है। और जो है एस्ट्रोजन आपका, इसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी लैक्टेशन को इनहिबिट करवाना है। ये जो है ना क्या करता है, यूट्राइन थ्रेशहोल्ड टू कंट्रैक्टाइल स्टिमुलाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उनको ये डिक्रीज कर रहा होता है, उनका थ्रेशहोल्ड डिक्रीज कर रहा होता है ताकि उनके लिए काम करना ज़्यादा आसान हो जाए और कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो हमारे लिए फीजिबल हों। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की जब भी बात आएगी ना तो आपने एंडोमेट्रियल थिकनेस को प्रेफर करना है ओवर द ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और बाकी जितने भी फंक्शंस हैं ना वो सेकेंडरी हैं। एस्ट्रोजन की डेवलपमेंट की बात आती है, एस्ट्रोजन के फंक्शन की बात आती है, तो आपने सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट को करना है। तो ये चीज़ होती है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो एस्ट्रोजन की अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इसकी डिफरेंट जो है ना वेरिएशंस होती हैं ओवर द लाइफ स्पैन। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर इन्होंने बड़े मज़े के निमोनिक दिए हुए हैं कि फीमेल जो होती है ना वो बिल्कुल डॉल की तरह होती है, तो उसके अंदर कौन सा वेरिएंट आ रहा है? एस्ट्राडायोल आ रहा है। फिर जब प्रेगनेंसी होती है तो 3 फैमिली के मेंबर्स हो जाते हैं, मामा पापा और बच्चा, तो ट्राई से एस्ट्रायोल को याद रखना है। फिर जब मिनोपॉज होता है तो फीमेल अकेली रह जाती है,
1 हो जाती है तो उसमें एस्ट्रॉन आ जाता है। तो ये इसकी डिफरेंट वेरिएशंस है जो ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन प्रेजेंट होती हैं। एस्ट्राडायोल होती है जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, एस्ट्रायोल होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, और एस्ट्रॉन होती है जो ड्यूरिंग द मीनोपॉज होती है। ठीक है जी, तो ये इसकी टाइप्स को आपने याद रखना है। फिर आपने डॉट के निमोनिक से इसकी पोटेंसी को याद रखना है। ये इसके वेरिएंट थे जो कि डिफरेंट लाइफ स्पैन के टाइम पीरियड के अंदर थे। फिर इसकी आती है पोटेंसी, सबसे ज्यादा इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? एस्ट्राडायोल। फिर उसके बाद कौन सा आता है? एस्ट्रॉन। फिर उसके बाद कौन सा होता है? एस्ट्रायोल। तो डॉट के डी से आपने डायोल को याद रखना है, ओ से आपने एस्ट्रॉन के ओ को याद रखना है, और टी से आपने एस्ट्रायोल के टी को याद रखना है। तो डॉट पोटेंसी के लिए है। ठीक है जी, ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं, इनको याद रखना है। और ये जो सारा पोर्शन है ना गायनी वालों के लिए, इट्स लाइफ सेवियर। तो ये सारी रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है उसके सारे ये हार्मोन्स है। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस बाय विच हार्मोन। तो ये जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है ये एंडोमेट्रियल थिकनेस को ज्यादा करता है, यूट्रस की सॉफ्टनिंग करवा रहा होता है। फिर उसके बाद द प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंटेड विद द पीवी ब्लीड 6 वीक्स विच हार्मोन विल बी लो इन केस ऑफ मिसकैरेज। तो मिसकैरेज के केस में हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये लो होता है, क्योंकि इसने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। जब इसके लेवल कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से थ्रेटन्ड मिसकैरेज हो जाता है। आप लोगों का कौन से वाला सेशन है? नवंबर है या अगस्त वाला है? क्योंकि मैंने अगस्त वाले लोगों की रफ़ी की क्लास लेनी थी, रैपिड रिवीजन की, और ये लेक्चर आप लोगों के पास यूट्यूब पे अवेलेबल होगा रिकॉर्डेड। तो इफ़ यू वाना टेक दैट डॉक्टर फराज क्लास तो आप लोग उसको ले सकते हैं। और बाकी जो लोग हैं अगस्त वाले, उनके लिए इस वक्त थेरी से ज़्यादा ना ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्लासेस आप लोगों ने मिस नहीं करनी किसी सूरत, रफ़ी की क्लास किसी सूरत नहीं मिस करनी, एसके की क्लास किसी सूरत मिस नहीं करनी है। तो बाकी सारी आप लोगों की सेकेंडरी क्लासेस हैं, इवन डबल ए इज सेकेंडरी एट दिस टाइम। तो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस को मैनेज करना है, बिकॉज यू आर लेफ्ट विद लिटिल टाइम, और इस टाइम में आप लोगों ने देखना है अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे स्मार्ट स्टडी करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है कि विमेन ड्यूरिंग डिलीवरी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एस्ट्रोजन। तो क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही? क्योंकि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स कम हो गए हैं। फिर उसके बाद ये देखिएगा, ये जो पॉइंट है ना इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि लेक्टिफेरस डक्ट्स और फैट डेपोजिशन जो होती है ब्रेस्ट के अंदर, ये एस्ट्रोजन का रोल होता है। बाकी जो आपके पास लोब्यूल्स की डक्ट्यूल्स की डेवलपमेंट है, जो आपके पास होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। फिर a mother worried about her young daughter who have loss of the pubic and axillary hair with the secondary sexual characteristic। तो इसके अंदर आपका वही एंड्रोजन आ जाता है, और एंड्रोजन कौन से वाला है? DHEA। ठीक है जी। फिर फीमेल प्रेजेंटेड विद द वेट गेन, राउंड मून फेस, एब्डोमिनल ओबेसिटी विद द स्ट्राया, द हार्मोन कॉजिंग दीज सिम्टम्स इज द डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये किसकी बात हो रही है? ये किसके फीचर्स हैं? बफलो हम्प, मून फेशीज, वेट गेन, एब्डोमिनल ओबेसिटी विद द स्ट्राया। ये कौन सा सिम्टम, कौन सा सिंड्रोम है हमारे पास जो हो रहा होता है, और कौन से हार्मोन की एग्जेस की वजह से हो रहा होता है, ये आप लोगों ने बताना है। और ये डेरिवेटिव, इसका प्रिकर्सर प्रोजेस्टेरॉन है। जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनका प्रिकर्सर, उनका एक कॉमन पाथवे आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा, ये प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव्स होते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, सबसे ऊपर आएगा मेंटेनेंस ऑफ थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। फिर उसके बाद आएगा आपका सेक्रेटरी फेज ऑफ द ओवेरियन, और फिर उसके बाद आएगा डेवलपमेंट ऑफ एल्व्यूलाई एंड लोब्यूल। इसको भी हाईलाइट कर लें अपने पास। फिर उसके बाद जी सेक्रेटरी प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियम की जो होती है ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है। टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन अ मेनोपॉजल वुमेन ऑन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, विच हार्मोन्स टू प्रेफर। तो ये जो HRT होती है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ये फीमेल के अंदर देते होते हैं आफ्टर मेनोपॉज। और उसके अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि कौन सी होती हैं? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। तो उसके अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल एक्सेलेंट, अमेजिंग, वेल डन। कुशिंग सिंड्रोम होता है हमारे पास, और जो हमारा कॉर्टिसोल होता है उसका एग्जेस होता है,
और ये जो है ना प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव होता है। फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, तो ये किस तरह से रिड्यूस्ड होता है, जब हम ऐड कर देते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। आपने याद रखना है ई से एस्ट्रोजन होता है और ई से एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। जब सिर्फ हम एस्ट्रोजन दे रहे होते हैं, वो आप लोगों ने पूरा एक फेज पढ़ा हुआ था, कल हमने पढ़ा भी है कि अगर लो डोज एस्ट्रोजन होता है उसकी वजह से हिपैटिक एडिनोमा के चांसेस होते हैं। जो इसके इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये आता है कि आपके पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और जो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं उनके अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं। फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, तो ये दोनों कैंसर्स का रिस्क उस वक्त ज़्यादा होगा जब हम सिर्फ अकेला एस्ट्रोजन देंगे, सोली एस्ट्रोजन देंगे। जब इसके अंदर हम प्रोजेस्टेरॉन भी डाल देते हैं तो हमारे जो है ना वो रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं। फिर ब्रेस्ट एट्रोफी इन एडल्ट फीमेल इज ड्यू टू एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब कंबाइंड देते हैं तो उसकी वजह से ब्रेस्ट एट्रोफी हो जाती होती है। फिर इन इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। देखें दोनों का रोल है ना, दोनों हार्मोन्स का ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के अंदर, फैट डेपोजिशन के अंदर और डक्ट्स की डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन का रोल है, प्रोजेस्टेरॉन का लोब्यूल्स और एल्वियोलाई। मैंने मल्टीपल टाइम्स ये चीज रिपीट की है इसी लेक्चर में अभी 2 से 3 दफा, तो आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है। तो अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों की डेफिशिएंसी होगी उस केस में ब्रेस्ट एट्रोफी होगी एडल्ट फीमेल के अंदर, डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है जी। फिर आपके पास आता है ओवेरियन साइकिल का ड्यूरेशन, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि अगर 21 टू 23 डेज है तो ओवुलेशन किस पे होगी। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवुलेशन बिल्कुल 14th डे ऑफ द साइकिल पे होती है। तो आपने ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं, जो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, उनमें से 14 को माइनस करना है तो ओवुलेशन आ जाती है। 21 से आप 14 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 23 से 14 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 7 to 9 डेज आपका बनेगा। इस तरह से मल्टीपल लेंथ्स दे सकते हैं। सपोज अगर किसी का 37th डे का साइकिल है तो उसकी ओवुलेशन किस डे पे होगी, मुझे बताइएगा। 37 डेज का किसी का साइकिल है फीमेल का, तो उसकी ओवुलेशन किस डे पे होगी, आप लोगों ने कैलकुलेट करके बताना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ओवुलेशन एट द oocyte एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ये किस में होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पूरा एक साइकिल ऑफ मेचोरेशन होता है। पहले हमारे पास ओओगोनियम होता है जो कि प्री मेच्योर oocyte होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte प्यूबरिटी के अंदर जाके जो है ना वो अपनी वो करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और उसके अंदर वो अरेस्ट हो जाता है। फिर ओवुलेशन के वक्त वो किस फेज में होता है, सेकेंडरी oocyte वाले फेज के अंदर होता है। तो फ्यू आवर्स बिफोर ओवुलेशन उसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होती है वो हो रही होती है। और हमें कैसे पता चलता है कि ओवुलेशन फेज हो गया है, क्योंकि जो फर्न टेस्ट होता है वो हमारा नेगेटिव हो जाता होता है। तो सर्वाइकल म्यूकोजा जो होता है ना उसकी कोई फर्निंग नहीं हुई होती उस टाइम पे। फिर फीमेल मैरिड एज्ड 18 ईयर्स विद द एमेनोरिया ऑफ 8 वीक्स एंड बीटा HCG इज नेगेटिव, फिजिकल फाइंडिंग शोज नो एबनॉर्मेलिटी, कॉज इज। तो अगर एक फीमेल को एमेनोरिया हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, तो उसका कॉज क्या होगा, एन ओवुलेशन। यही हमारे पास मेन मसला मसाइल होता है। कल हमने एक सिंड्रोम पढ़ा था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आर यू गाइज विद मी? और मेरा जो है वो आप लोगों को आवाज़ वगैरह आ रही है, कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि मेरी तरफ आज ना थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है, इसलिए मुझे बताइएगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अंदर भी जो है ना हमारे पास होता है एन ओवुलेटरी डिफेक्ट होता है, उसे एन ओवुलेटरी साइकिल कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद जी हमारे पास आता है आपको पता है दो टाइप्स होती हैं एमेनोरिया की, प्राइमरी एमेनोरिया होता है, सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। प्राइमरी एमेनोरिया सेकेंडरी एमेनोरिया जब भी होगा आप FSH LH और प्रोलैक्टिन के लेवल करवा लेंगे। फिर उसके बाद ना आपने टैम के निमोनिक से याद रखना है, टैम TAM। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्यूबर्टी होती है ना उसके 3 फेजेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहले होता है थिलार्की,
थिलार्की क्या होता है? ब्रेस्ट बड डेवलपमेंट, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्यूबरिटी होती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है एड्रेनार्की, ठीक है, उसके अंदर आपके ये हार्मोनल सर्ज होती है, आपके जो है ना वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी डेवलप होते हैं, वो वाली फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद जो उसकी लास्ट स्टेज होती है वो एम से याद रखना है, मेंस्ट्रुएशन होती है। तो मेंस्ट्रुएशन और ये जो आपका पीरियड्स वाला एक साइकिल है, ये लास्ट स्टेज ऑफ द प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी के अंदर 3 चेंजेस होंगे, टैम के निमोनिक से याद रखना है, TAM, थिलार्की, एड्रेनार्की एंड मिनार्की। तो ये 3 चीजें हमारे पास हो रही होती हैं। फिर उसके बाद सॉ टूथ अपीयरेंस जो होती है, ग्लैंड्स की वैक्यूलाइजेशन होती है, एडिमेटस ट्रॉमा होता है। तो इसमें ये आपने याद रखना है कि जो सेक्रेटरी फेज होता है उसमें कैसा होता है, एस से सेक्रेटरी फेज है और एस से हमारे पास सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ द ग्लैंड होती है, क्योंकि सेक्रेटरी फेज के अंदर आगे प्रेगनेंसी के लिए वो हो रही होती है स्टार्ट। फिर जी हम लोग मजीद आगे चलते हैं और मेरे पास पॉइंट है अच्छा, हमारे पास लेबर की स्टेजेस हैं और लेबर की स्टेजेस में आपको पता होगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आ रही होती हैं। इसमें जो सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर होती है ना, वो हमारी एक्टिव स्टेज होती है। और ये जो एक्टिव स्टेज ऑफ द लेबर होती है, ये हमारे पास कौन सी स्टेज होती है? सेकेंड स्टेज। और इसमें क्या होता है? एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है जी। हार्मोन विच ट्रिगर्स द ऑनसेट ऑफ पार्ट्यूरेशन, कौन सा हार्मोन है जो कि पार्ट्यूरेशन को, बर्थ प्रोसेस को स्टार्ट करवा रहा होता है? तो ये फीटल कॉर्टिसोल होता है, बच्चे का हार्मोन है। बच्चा स्ट्रेस में है, उसने कहना है कि मैंने बस एग्जिट करना है, तो वो उसको इनिशिएट करवाएगा। लेवल ऑफ विच हार्मोन रिमेन्स नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहता है हमारे पास, मतलब इनिशियली वो राइज करता है, लेटर ऑन वो डिप्लीट करता है, लेकिन ओवरऑल उसका लेवल नॉर्मल रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी हमारे पास एक स्टेट होती है जहाँ पे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होती है और हार्मोन्स के लेवल इंक्रीज करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन, हम जब भी बाकी सारी चीज़ें बॉडी के अंदर इंक्रीज कर रही हैं, ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा। जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज नहीं कर रहा तो उसका कोई ऑल्टरनेटिंग हार्मोन तो होना चाहिए ना जो फंक्शन करे, क्योंकि बॉडी की डिमांड ज्यादा हुई हुई है। तो उस वक्त प्लेसेंटा से एक हार्मोन आ रहा होता है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोफिन। तो ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोफिन जो होता है, ये हमारे पास इसका एक सप्लीमेंट होता है, इसकी एक रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है 43 ईयर ओल्ड लेडी विथ 3 चिल्ड्रन एंड नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल, हैज लेस फर्निंग टेस्ट नेगेटिव होता है, फर्न्स नहीं होते हैं सर्वाइकल में कॉजा के एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, एक कंफर्मेटरी वो एक होता है हमारे पास, फर्न टेस्ट नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद पेशेंट केम आफ्टर डिलीवरी एट होम विद ब्लीडिंग एंड डिक्रीज यूट्राइन टोन। तो अगर ब्लीडिंग हुई जा रही है, आप लोगों ने सुना होगा PPH, बहुत कॉमन ऑप्स का एक केस होता है जिसमें हम कहते हैं 4 T से हम उसको याद रखते हैं, टोन, टिश्यू ट्रॉमा और थ्रोम्बिन। तो उसमें यूट्राइन एटोनी हुई भी होती है, उसके अंदर हम यूट्रोटोनिक ड्रग्स देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं। फिर आपके पास है SIADH, ठीक है। SIADH कौन सा होता है? ये सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन होता है। इसमें जो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा होता है, वो उसकी एग्जेसिव सिक्रीशन होती है। तो इसमें प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कैसी होती है और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कैसे होती है? कुछ आइडिया है आप लोगों को SIADH का? एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है SIADH। डायबिटीज इंसिपिडस में होती है ADH की डेफिशिएंसी और SIADH के अंदर ADH का एक्सेस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? यूरिन की ऑस्मोलैरिटी का मुझे बताइए, एक फैक्टर पता चले ना, हम उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें याद कर लेते हैं। फिर अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन वाली स्टेट होती है तो उसके अंदर आपके प्लाज्मा के सल्यूट्स भी डिप्लीटेड होते हैं, सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, वाटर डिप्लीटेड होता है और ऑस्मोलैरिटी सल्यूट्स कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होती है और सारे सल्यूट्स इंक्रीज होते हैं, सीरम, सोडियम। तो डिहाइड्रेशन के अंदर आपको सब कुछ इंक्रीज मिलेगा, सीरम सोडियम, सीरम ऑस्मोलैरिटी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी सब ज्यादा मिलेगा। फिर
ये वाटर डेप्रिवेशन को इंडिकेट करती है, डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करती है। डायबिटीज इंसिपिडस उस वक्त कंडीशन होती है जब एडीएच की डेफिशिएंसी होती है, और डायबिटीज में क्या होता है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और ये वाली चीजें होती हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि वाटर कंजर्व नहीं हो रहा, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जो एटीएच का मेन फंक्शन था। तो वाटर का एक्सेसिव लॉस हो रहा है और मिक्चुरेशन हो रही है, पोलीयूरिया हो रहा है। तो जब इस तरह की चीजें हो रही होती हैं तो हमारे पास क्या होता है कि यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बहुत डिक्रीज हुई हुई होती है, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी रिड्यूस होती है। और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच को आपने किस तरह से याद रखना है कि इसमें जो यूरिन होता है वो हाइपर ऑस्मोलर होता है, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बहुत ज्यादा होती है, हाइपर ऑस्मोलर, सुपर सैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड, इन तीनों वर्ड से याद रखना है कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज है। क्यों इंक्रीज है? क्योंकि जो है ना वाटर वो अब बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है। जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कम होती है, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बहुत ज्यादा होती है, 1200 मिली ऑस्मोल्स तक होती है। नॉर्मली आपके पास रेंज क्या होती है, सीरम ऑस्मोलैरिटी मतलब 280 290 इस रेंज में फॉल कर रही होती है, और यहाँ पे 1200 तक यूरिन की ऑस्मोलैरिटी पहुंची हुई होती है, जो कि कंपैरेबल टू प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल कंडीशंस में होती है। लेकिन यहाँ पे यूरिन कैसा होता है, बस एक वर्ड अगर आप लोगों ने याद रख लिया तो आप लोगों को बाकी चीजें याद रखने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि यूरिन इज सुपर सैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड, हाइपर ऑस्मोलर। ठीक है जी। और इसका सिनेरियो बहुत ज्यादा आ रहा होता है, इसमें ना आपके पास जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज होती है, तो हाइपोनेट्रीमिया वाले फीचर्स आ रहे होते हैं। विच फैक्टर वुड बेस्ट डिस्टिंग्विश एन अदरवाइज हेल्दी पर्सन विद severe water deprivation from a person with SIADH? तो ये तीनों चीजें जब आएंगी आपकी, आपने ये देखना है कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी को कंट्रोल करने में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के अंदर मेन रोल एडीएच का होता है, और आपने प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी की ही बेसिस पे डिस्टिंग्विश करना है वाटर डेप्रिवेशन को, SIADH को और डायबिटीज इंसिपिडस को। फिर 7 year old प्रेजेंटेड विद द हेडेक, सोडियम कितना है, 110। नॉर्मल सोडियम की कितनी होती है कंसेंट्रेशन, पता है आप लोगों को? उसके बाद यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कितनी है, 610। भाई 200 300 तक तो बात समझ आती है, 610 है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, यूरिन इज सुपर सैचुरेटेड, हाइपर ऑस्मोलर, कंसंट्रेटेड। तो ये वाला जो यूरिन है ये हमारे पास किसके अंदर प्रेजेंट होता है, SIADH के अंदर। नॉर्मल कंसंट्रेशन जो होती है इसकी जो रेंज होती है 135 to 145 होती है, एंड 140 इज द एवरेज नंबर। ठीक है, तो वो चीज होती है। फिर उसके बाद डायबिटीज इंसिपिडस में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यूरिन बड़ा जो है ना डाइल्यूटेड सा यूरिन है जो कि निकलता जा रहा है बॉडी से। एडीएच का एक दूसरा नाम भी होता है, और उससे हमें पता चलता है कि इसका एक और रोल भी होता है। तो एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन है ना, कि इसने डायोरेसिस नहीं होने देनी। दूसरा इसका नाम क्या होता है, वेजोप्रेसिन। ठीक है, इसने वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करनी होती है, जो कि इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है। तो ये जो है ना एक्सेलेंट, अमेजिंग, तो ये जो है इसका दूसरा नाम है। तो ये हमें दो डिसऑर्डर्स पता चल गए एडीएच के, एक उसकी डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस, एक उसके एग्जेस की वजह से SIADH। फिर जी हम लोग मजीद चलते हैं आगे, मशहूर ज़माना हमारा एड्रीनल्स के डिसऑर्डर हैं। एड्रीनल में एड्रीनल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में हमारे जो है ना वो हमने GFR के निमोनिक से याद रखा था, हमारे ग्लोमेरुलोसा सेल्स हैं जो कि हमारे प्रोड्यूस कर रहे हैं एल्डोस्टेरॉन को। और एल्डोस्टेरॉन का मेन क्या काम होता है कि इसने सोडियम के लेवल्स को, इसने पोटेशियम के लेवल्स को मेंटेन करना होता है। ये क्या करवाता है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स पे और डीसीटी उन पे एक्ट करता है, और उनके जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं वहां से सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है और पोटेशियम को सिक्रीट करवाता है, और जो इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं वहां से हाइड्रोजन को सिक्रीट करवाता है। अब अगर इसका बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का, तो जब भी आपको हाइपरटेंशन मिलती है अलोंग विद इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी, एक कान खड़े करके सोच लेना है कि एल्डोस्टेरॉन हो सकता है। हाइपरटेंशन के ना बहुत सारे कॉजेज हैं, कुशिंग सिंड्रोम में भी ज़्यादा होती है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर भी ज़्यादा होती है, और
और किधर होती है हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर भी ज्यादा होती है, और मल्टीपल जो है ना वो हार्मोनल डिसऑर्डर्स के अंदर हाइपरटेंशन ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ रहा होता है। तो अगर इसके फंक्शनिंग ज्यादा हो जाएंगे कौन सिंड्रोम के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, हाइपरनेट्रीमिया होगा, वही सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो गई। ठीक है, आपका हाइपरनेट्रीमिया हो गया, पोटेशियम का लॉस हो रहा है, उसकी वजह से हाइपोकलीमिया डेवलप हो गया, और आपके पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती होती है। प्राइमरी वो होती है जिसका कॉज विद इन द ग्लैंड होता है, यानी ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी, ग्लैंड का कोई बिनाइन ट्यूमर, कोई एडिनोमा वगैरह हो सकता है। सेकेंडरी के अंदर कोई अदर कॉज होता है देन द ग्लैंड इटसेल्फ, इट कैन बी द पिट्यूटरी और द हाइपोथैलेमस एज वेल, लाइक पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एल्डोस्टेरॉन के रिलीज के लिए मोस्ट कॉमन स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे आपका मेन फर्क आ रहा होता है कि जो ACTH है ना, ओवरऑल एड्रीनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स की सिक्रीशन को वो ज्यादा कर रहा है, लेकिन मेनली वो कॉर्टिसोल की सिक्रीशन को ज्यादा करवाएगा। ये जो आपका एल्डोस्टेरॉन है, इसकी सिक्रीशन को कौन ज्यादा करवा रहा होता है, और यही सवाल है। ठीक है, और यही बार बार जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, CPSP का फेवरेट होता है वो उन्होंने जरूर पूछना होता है। तो जब आप लोग सब आंसर्स दें, ठीक है, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या होता है। फिर एक साथ हमारी आती है प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो जब एग्जेस है एल्डोस्टेरॉन का तो कौन सिंड्रोम है, जब उसकी डेफिशिएंसी है तो एडिसन्स डिजीज है। एडिसन्स डिजीज में सारे वही फीचर्स आएंगे कि सोडियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वाटर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया। दूसरा क्या फीचर है, पोटेशियम सक्रीट नहीं हो रहा, तो हाइपरकलीमिया। और इसके साथ ये किसी ने मुझसे पूछा हुआ था कि भाई इंक्रीज पिगमेंटेशन या मेलानिन का इसके साथ क्या रोल होता है। तो ACTH जो है ना, ये इंटरमीडिएट पिट्यूटरी में लोकेटेड होता है, वहां पे इसके साथ मेलानिन रिलीज होता है। तो अगर इसका कोई फीचर होता है ना, तो उसके साथ हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन वाला भी आ रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम को आपने शुरू हो जाना है ऊपर से, सर से लेके पांव तक चले जाना है, हर जगह इसके सिम्टम्स हैं, हर जगह इसकी चीजें हैं। फेशियल्स ही इस तरह के होते हैं कि आप उसको देखते साथ ही डायग्नोज कर लेते हैं। कॉर्टिसोल आपका ज्यादा हो गया है, सबसे पहले आंखों में देखेंगे आपको कैटरेक्ट मिलेगा, फेस में आप देखेंगे आपको मोन फेशियल्स मिलेंगे, गर्दन पे देखेंगे बफलो हम्प मिलेगा, उससे नीचे आप जाएंगे स्टमक की तरफ जाएंगे आपको गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर डिजीज मिल जाएगी, उससे नीचे आप हार्ट में ब्लड वेजल्स में जाएंगे आपको हाइपरटेंशन मिल जाएगी, उसके नीचे आप पैंक्रियाज में जाएंगे आपको हाइपरग्लाइसीमिया मिल जाएगा, फिर उससे नीचे आप अब्डोमेन में जाएंगे तो आपको पर्पलिश ब्लूइश स्ट्राया मिल जाएंगे, उससे नीचे आप ग्रोइन वाले रीजन में जाएंगे वहां पे आपको प्रॉक्सिमल मायोपैथी मिल जाएगी, फिर उसके नीचे आप बोन्स में जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगी, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी मिल जाएगी, एवेस्कुलर नेक्रोसिस मिल सकता है। फिर उसके बाद आप नीचे जाते हैं तो ये एक पूरी वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक तस्वीर बनी हुई होती है हमारे सामने, बड़ी कॉमन, और हमें पता होता है। मेन चीज आपने ये याद रखनी है, कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज का डिफरेंस। ठीक है, डिजीज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ACTH का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और सिंड्रोम क्या होता है, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स का मसला होता है, उसकी वजह से फीडबैक इनहिबिशन होती है, तो वहां पे ACTH का लेवल इंक्रीज नहीं होता सिंड्रोम के अंदर, जबकि डिजीज के अंदर ACTH का लेवल इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद जी एड्रेनल इनसफिशिएंसी की क्या साइन होते हैं इसके अंदर, हाइपरकलीमिया। जब भी आपको पोटेशियम कहीं पे मिल जाए ना तो खतरनाक बात है। कहते हैं कि वो इस तरह का भी MCQ आ रहा होता है कि व्हाट इज मोस्ट लीथल फॉर द पेशेंट फॉर द फिजिशियन, और जिसके ऊपर फिजिशियन के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग साइन कौन सा होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में, तो वो हमारे पास आता है हाइपरकलीमिया। क्योंकि ये जो है ना, इसकी वजह से कार्डियक रिदमियाज हो रहे होते हैं, मस्कुलर स्पैज्म हो रहे होते हैं हाइपोकलीमिया की वजह से, तो कार्डियक रिदमियाज आर लीथल, तो वो उनको देख लेना। बाकी जो हमने बात की थी
अपने कोन सिंड्रोम की और अपने एल्डोस्टेरॉन के रिलीज की। तो उसके अंदर बात ये थी कि जब हमारे पास रीनल आर्टरी का स्टीनोसिस होता है, या हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, या हमारे पास पोटेशियम की सिक्रीशन ज्यादा होती है, तो पूरा एक कास्केड ऑफ रिएक्शन होता है रीनल वेजो कंस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्स में, या फिर रीनल इवन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब होती है रीनल नर्व के थ्रू, या अगर हमारा हाइपोवोलीमिया वाला सारा सीक्वेंस चलता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जेजी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो रेनिन रिलीज करते हैं। रेनिन क्या करता है, हमारा यूजुअली एंजियोटेंसिनोजन होता है जो लिवर में बन रहा होता है, और वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। ये सारा आप लोगों को पता है ना, सिम्टम क्या हो रहे होते हैं। मैं इसको रिपीट करूं या हम इसको स्किप करके आगे चलें, मुझे बताइएगा। रिपीट करने की जरूरत है इसको? कुशिंग सिंड्रोम में मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एक्सोजेनस स्टीरॉयड इनटेक की वजह से जो है ना ये हो रहा होता है। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन होता है लिवर में, वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, और फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है ना उसको कन्वर्ट करवा रहे होते हैं एंजियोटेंसिन 2 में। वो पल्मोनरी टिश्यूज के अंदर जो है ना वो हो रहा होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। फिर एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरॉन पे एक्ट करता है, फिर एल्डोस्टेरॉन जो है ये फर्दर हमारे पास रिलीज होता है। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है रास का, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। फिर जी डिजीज मुझे बताइएगा, कुशिंग्स डिजीज के अंदर क्या होता है? कुशिंग्स डिजीज के अंदर एसीटीएच के लेवल इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? और कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होगा? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम होता है जो कि हमारे पास उनकी वजह से होता है जब हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, रीनल वेजो कंस्ट्रिक्शन या रीनल आर्टरी स्टीनोसिस होती है, उसके रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होता है रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स पे एक्ट करके रिलीज करवाता है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन को। तो ये एल्डोस्टेरॉन के रिलीज के स्टिमुलस होते हैं, ठीक है जी। बाकी हमारे पास है अमेजिंग, डिजीज में इंक्रीज होगा, सिंड्रोम में डिक्रीज्ड होगा या नॉर्मल होगा, बस आपने ये याद रखना है। डिजीज में इंक्रीज है, सिंड्रोम में डिक्रीज है, या नॉर्मल है सेकेंडरी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है जी। डिजीज में इंक्रीज है, रिदमिक बना लेना जैसे राइम कर रहे होते हैं वर्ड्स कि डिजीज में इंक्रीज है, डिजीज में इंक्रीज है। फिर उसके बाद जी नॉर्मल भी हो सकता है। 16-year-old female presents with hypertension, increasing weight. Which of the following features will be more suggestive of the Cushing syndrome rather than simple obesity? हाँ जी, जो simple obesity होती है और जो Cushing syndrome वाली obesity होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? अगर आपके पास प्रॉक्सिमल मायोपैथी वाला भी ऑप्शन हो और रेडिश पर्पल एब्डोमिनल स्ट्राया वाला भी ऑप्शन हो, तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम में आप किसको चूज करेंगे? मुझे बताइएगा। तो इसके सारे फीचर्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। फिर उसके बाद लेडी प्रेजेंटेड विद द वेट लॉस, लिथार्जी एंड पैल्पिटेशंस फॉर लास्ट 6 मंथ्स। इन्वेस्टिगेशन शोज नॉर्मल यूरिया, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकलीमिया। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को आप लोग देख रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो हैं, जब ये दिए हुए हैं हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकलीमिया, तो ये किसके हैं? एड्रिनल इंसफिशिएंसी के फीचर्स हैं। फिर जी अगर आपको ये फीचर्स मिल रहे हैं सॉर थ्रॉट के, और सॉर थ्रॉट डेवलप होने के बाद कॉर्टिकल हेमरेजेस डेवलप हो गया, लाइक एड्रिनल कॉर्टेक्स का हेमरेज डेवलप हो गया, तो इसके अंदर कौन सा पॉजिटिव फैक्टर होता है? हमारा एक बैक्टीरिया होता है निजेरिया मेनिंजिटिडस, और ये करता है वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। तो ये जो है कॉर्टिकल हेमरेजेस कर रहा होता है।
फिर जी हमारे पास आती है लेडी एज अ हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच हो गया और उसके लिए उसको ब्लड भी लगा और अब वो इमरजेंसी के अंदर आई है। उसको क्या है, हाइपोटेंशन है। उसके बाद सीरम पोटेशियम के लेवल उसके डिक्रीज्ड हैं और सोडियम और ग्लूकोज एंड अनएबल टू लैक्टेट हर चाइल्ड। ठीक है जी। तो लैक्टेट नहीं जब करवा पा रही ना फीमेल और पोस्टपार्टम है तो इसमें शी हान सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी इन्फेक्शन। ये एक सिंगल वर्ड है जिसको आप लोगों ने याद रखना है फॉर द शी हान सिंड्रोम और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी इन्फेक्शन। यूजुअली क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके अंदर हमारे पास फिजियोलॉजिकल डिमांड ज़्यादा हो जाती हैं और जब हमारी ब्लीडिंग होती है पोस्टपार्टम तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन डेवलप हो जाती है। तो जितनी पिट्यूटरी की रिक्वायरमेंट होती है उसको उतना ब्लड नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, शीहान सिंड्रोम। इसमें आपको कोई प्रेग्नेंट फीमेल दी होगी और उसके बाद उसको दिया हुआ होगा कि उसको ब्लीडिंग हुई है और अब वो अपने बच्चे को लैक्टेट नहीं करवा पा रही। तो लैक्टेट क्यों नहीं करवा रही, कौन सा हार्मोन है जो कि हमारे पास आना चाहिए था और पिट्यूटरी इन्फेक्शन में अब वो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये शी इज अनएबल टू लैक्टेट हर वुमेन और हर चाइल्ड, शी इज अनएबल टू लैक्टेट हर चाइल्ड। सो विच ऑफ द हार्मोन इज द डेफिशिएंट, ये आप लोगों ने बताना है। फिर उसके बाद एम आई रेलेवेंट टिल दिस पॉइंट, आप लोगों को समझ आ रही है? फिर उसके बाद आता है 31-year-old प्राइमी ग्रेविडा हैज अ डिफिकल्ट डिलीवरी ऑफ अ टर्म इन्फेंट, देयर इज अ लॉस ऑफ 1500 cc ऑफ द ब्लड, शी हैज hypotension for 6 hours over the next month, her ACTH level decreases, within the next 3 months her adrenal glands become only about 2 grams each, this alterations of the adrenal is primarily due to which processes, तो जब alteration हो जाती है तो हमारे पास इसके लेवल डिक्रीज कर जाते हैं, एट्रोफी ऑफ द कॉर्टेक्स हो जाती होती है। अमेजिंग। डॉक्टर मरियम, डॉक्टर नबीला, डॉक्टर तहरीम, जवेरिया, यशरा, सबीहा, मरियम, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, अमेजिंग। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि प्रोलैक्टिन जो है वो नहीं आ रहा। और अगर हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी का कोई मसला हो जाता है तो सबसे पहले हमारे पास सिम्टम क्या आएगा? सपोज आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का इन्फेक्शन हो गया तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट सिम्टम? इसमें एक हिंट भी मैं दे दूं लेकिन फिर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। पिट्यूटरी के इन्फेक्शन के बाद सबसे पहला मसला क्या आएगा? ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया हुआ था, ऊपर जो कुशिंग सिंड्रोम का बताया था कि एक तो अगर हमने कुशिंग की ओबेसिटी को नॉर्मल ओबेसिटी से डिफरेंशिएट करना है तो उसके अंदर हमारे पर्पलिश ब्लूइश स्ट्राया थे और दोनों सवाल मैंने किए हुए थे। दूसरा ये था कि आप इसका मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, तो मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर आप लोगों ने प्रॉक्सिमल मायोपैथी को प्रेफर करना है ओवर द पर्पलिश पिंकिश एब्डोमिनल स्ट्राया। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। absence of menstruation or amenorrhea would be the most immediate symptom. Excellent. अच्छा, मैं अब ये लिंक एंड कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सेकंड लिंक सेंड करती हूँ, आप लोगों ने वो ज्वाइन करना है। ठीक है, आर यू विद मी? मैं ये वाला लिंक एंड करने लगी हूँ, मैं आप लोगों को दूसरा लिंक शेयर करती हूँ, आप लोगों ने वो ज्वाइन करना है।